स्वागत है आप सभी का स्मार्ट जीएस क्लासेस में। दोस्तों, आज हमने दिल्ली सल्तनत यानी मध्यकालीन भारत के इतिहास को शुरू किया है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। यह वीडियो 67वीं बीपीएससी की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले हम गुलाम वंश जो 1206 से 1290 ईस्वी तक रहा को लेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। गुलाम वंश को दास वंश अथवा मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है और इस वंश के शासकों का क्रम इस प्रकार है। जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वह 1206 से 1210 ईस्वी तक रहते हैं। आराम शाह 1210 से 11 ईस्वी तक। शमशुद्दीन इल्तुतमिश 1211 से 1236 ईस्वी तक। रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236 तक ही रहते हैं। उसके बाद रजिया सुल्तान जो शासिका बनती हैं। उसके बाद मुइजुद्दीन बहराम शाह 1240 से 1242 तक इनका शासन रहता है। उसके बाद आते हैं अलाउद्दीन मसूद शाह जो 1242 से 1246 तक शासन करते हैं। नासिरुद्दीन महमूद शाह 1246 से 1265 तक। उसके बाद गयासुद्दीन बलबन को लेंगे। अजीजुद्दीन कैकुबाद, उसके बाद शमसुद्दीन कैमूर। तो ये जो है वह शमसुद्दीन कैमूर 1290 तक ही शासक रह पाते हैं। उसके बाद पुनः फिर तो दिल्ली पर शासन करने वाले सुल्तान 3 अलग अलग वंशों के थे, जिनमें कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी वंश, इल्तुतमिश ने शमसी वंश और बलबन ने बलबनी वंश की स्थापना की थी। आरंभ में इसे दास वंश का नाम दे दिया गया क्योंकि इस वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वह मोहम्मद गौरी का दास था, जिसे मोहम्मद गौरी ने निसापुर बाजार से खरीद कर लाया था। इस वंश के प्रमुख शासकों में बढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक सबसे पहला शासक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वह मोहम्मद गौरी का गुलाम था और उसका शासन वर्ष 1206 से 1210 ईस्वी तक रहता है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण बातें यहाँ दी गई हैं। भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। वह दिल्ली का प्रथम तुर्क शासक था। तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद गौरी ने ऐबक को अपने मुख्य भारतीय प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त किया था। सिंहासन पर बैठने पर उसने सुल्तान की उपाधि नहीं ग्रहण की, बल्कि केवल मलिक और सिपाह सलार की पदवियों से ही संतुष्ट रहा। गौरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन ने उसे सुल्तान स्वीकार किया और उसे दास्ता से 1208 ईस्वी में मुक्ति मिली थी। जी हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यहीं से आते हैं कि मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक को दास्ता से मुक्ति कब मिली, तो यह 1208 ईस्वी में। ऐबक 1206 से 1210 तक लगातार लाहौर से ही शासन संचालन करता रहा और लाहौर ही उसकी राजधानी थी। मिनहाज उस सिराज ने कुतुबुद्दीन ऐबक को एक वीर एवं उदार हृदय सुल्तान बताया है। वह लाखों में दान दिया करता था तथा अपनी असीम उदारता के कारण उसे लाख बख्श कहा जाता है। तो दिल्ली सल्तनत में लाख बख्श के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। हसन निजामी और फ़ख्र-ए-मुदब्बिर को ऐबक का संरक्षण प्राप्त था, यानी जो उसके दरबार में जो कवि रहते थे वह हसन निजामी रहते थे और फ़ख्र-ए-मुदब्बिर। उसने प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी, जिसे बाद में इल्तुतमिश ने पूरा किया। 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से अचानक गिर जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। चौगान एक प्रकार का खेल होता है जिसे पोलो कहा जाता है। कुतुबुद्दीन का उत्तराधिकारी उसका अनुभवहीन व अयोग्य पुत्र आराम शाह था, किंतु इल्तुतमिश ने इसे
पदस्थ करके सिंहासन पर अधिकार कर लिया। कुछ प्रश्न जो है वह इम्पोर्टेंट हैं जिन्हें हम लेते हैं। निम्नलिखित में कौन कुरान का पाठ करने वाला के नाम से प्रसिद्ध था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वह कुरान खान के नाम से प्रसिद्ध था। यह इस तरह सुरीली आवाज़ में कुरान का पाठ करता था जिसके कारण इसे इसका नाम कुरान खान रखा गया। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल तो 1206 से 1210 ईस्वी तक है। दिल्ली का प्रथम तुर्क शासन कुतुबुद्दीन ऐबक है। कुतुबुद्दीन ऐबक को दास्ता से किस वर्ष मुक्ति मिली थी? तो 1208 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? तो उसका अयोग्य पुत्र आराम शाह वह दिल्ली का सुल्तान बना था। इल्तुतमिश किस वंश का सुल्तान था? तो इल्तुतमिश शमसी वंश का सुल्तान था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को कहाँ का प्रशासक नियुक्त किया था? तो ये बदायूं का प्रशासक था। अब आराम शाह की बात करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की अकस्मात मृत्यु के कारण कुछ तुर्की सरदारों ने आराम शाह को लाहौर में 1210 ईस्वी में सुल्तान घोषित कर दिया। आराम शाह एक अक्षम और आराम मतलब व्यक्ति था। अनेक तुर्क सरदारों ने उसका विरोध किया। दिल्ली के तुर्क सरदारों ने बदायूं के गवर्नर इल्तुतमिश, जो ऐबक का विश्वास पात्र गुलाम एवं उसका दामाद भी था, को दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा। इल्तुतमिश शीघ्र ही दिल्ली पहुंच गया। आराम शाह भी उसके दिल्ली आगमन की सूचना पाकर दिल्ली तक आ पहुंचा, परंतु इल्तुतमिश ने उसे पराजित कर मार डाला और स्वयं सुल्तान बन बैठा। अब शमसुद्दीन इल्तुतमिश की बात करेंगे, जिसका शासनकाल 1210 से 1236 ईस्वी तक माना जाता है। इल्तुतमिश का अर्थ साम्राज्य का स्वामी होता है। इल्तुतमिश या अल्तमश इलवरी तुर्क था। उसका पिता इलाम खां इलवरी जनजाति का सरदार था। इल्तुतमिश शमसी वंश का था, इसलिए नए वंश का नाम शमसी वंश पड़ा। दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने दास के रूप में उसे खरीदा था। तो दासों का दास अगर कहा जाए या गुलामों का गुलाम तो इल्तुतमिश को ही कहा जाता है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वह मोहम्मद गौरी का गुलाम था और इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, इसलिए इसे गुलामों का गुलाम कहा गया। दिल्ली में इल्तुतमिश शीघ्र ही कुतुबुद्दीन ऐबक का विश्वास पात्र बन गया। उसे सरजानदार, जो शाही अंगरक्षकों का सरदार होता है, उसे नियुक्त किया गया। इल्तुतमिश की प्रशासन क्षमता से प्रभावित होकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे अन्य प्रशासन भी सौंपे। उसे अमीर ए शिकार का पद भी दिया गया। 1205 ईस्वी में इल्तुतमिश को ऐबक ने दास्ता से मुक्त कर दिया। उसके बाद उसे बदायूं का प्रशासक नियुक्त किया गया। ऐबक ने अपनी एक पुत्री का विवाह भी उसके साथ कर दिया था। भारत में तुर्की राज्य का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को ही माना जाता है, और अगर गुलाम वंश के संस्थापकों में वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो इल्तुतमिश ही गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने कुतुब मीनार को बनाकर पूरा किया और राज्य को सुदृढ़ व स्थिर बनाया। इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था शुरू की थी। इसके अंतर्गत सभी सैनिकों व गैर सैनिक अधिकारियों को नगद वेतन के बदले भूमि प्रदान की जाती थी। इक्ता एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ भूमि होता है। यह भूमि इक्ता तथा इसे लेने वाले इक्तादार कहलाते थे। तो इक्ता प्रणाली की शुरुआत भी इल्तुतमिश ने ही की थी। इल्तुतमिश ने चांदी के टंका तथा तांबे के जीतल का प्रचलन किया
एवं दिल्ली में टकसाल स्थापित किए। टकसाल जहाँ सिक्कों की ढलाई की जाती है उसे टकसाल कहा जाता है। टंकों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा भारत में प्रचलित करने का श्रेय इल्तुतमिश को ही जाता है। सिक्कों पर शिव का नंदी व चैहान घुड़सवार जो उस समय प्रसिद्ध होते थे वो उनके चित्र अंकित होते थे। चैहान घुड़सवार और शिव की नंदी के चित्र अंकित होते थे। वह दिल्ली का प्रथम शासक था जिसने सुल्तान उपाधि धारण कर स्वतंत्र सल्तनत 18 फरवरी 1229 को स्थापित किया। उसने बगदाद के खलीफा से मान्यता प्राप्त की और ऐसा करने वाला वह प्रथम मुस्लिम शासक बन गया। उसने 40 योग्य तुर्क सरदारों के एक दल चालीसा चालगानी का गठन किया जिसने इल्तुतमिश की सफलताओं में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो तुर्कान ए चालगानी नामक एक पद जो था वह इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया और यह जो था वह 1+40 के हिसाब से कार्य करता था। मतलब एक इल्तुतमिश था और उसके 40 सरदार जो थे वह इस दल के सदस्य होते थे। 1221 ईस्वी में चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल सेना ख्वारिज्म के राजकुमार जलालुद्दीन मंगबरानी का पीछा करते हुए दिल्ली की सीमा तक आ पहुंची थी, लेकिन इल्तुतमिश ने मंगबरानी को शरण देने से मना करके चतुराई पूर्वक दिल्ली को मंगोलों के आक्रमण से बचा लिया था। तो यह भी एक इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ से बनता है कि मंगोलों को आक्रमण से किसने दिल्ली की रक्षा की थी, तो वह इल्तुतमिश ही था। इल्तुतमिश को भारत में गुंबद निर्माण का पिता भी कहा जाता है। उसने सुल्तानगढ़ी मकबरा अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद की कब्र पर निर्मित कराया। यह भारत का प्रथम मकबरा था। इसको स्थापित करने का श्रेय इल्तुतमिश को ही जाता है। मोहम्मद गोरी के नाम पर मदरसा ए मुइज्जी दिल्ली में बनवाया। उज्जैन का महाकाल मंदिर को ध्वस्त किया। दिल्ली को राजधानी बनाने वाला प्रथम सुल्तान भी इल्तुतमिश ही था। 30 अप्रैल 1236 ईस्वी को इसकी मृत्यु हो गई। इसके शासनकाल में न्याय चाहने वाला व्यक्ति लाल वस्त्र धारण करता था। इल्तुतमिश के व्यक्तिगत व्यक्तित्व एवं कार्यों का मूल्यांकन, तो सफल कूटनीतिज्ञ के रूप में इसका मूल्यांकन किया जाता है। इल्तुतमिश विजेता ही नहीं वरन सफल कूटनीतिज्ञ भी था। उसने अपने शत्रुओं की दूरदर्शिता तथा कूटनीति द्वारा पराजित किया था। अपने शत्रुओं को दूरदर्शिता एवं कूटनीति के द्वारा पराजित किया था। योग्य प्रशासक इल्तुतमिश का अधिकांश समय युद्धों में व्यतीत हुआ, फिर भी उसने प्रशासन की ओर समुचित ध्यान दिया था। डॉक्टर आर त्रिपाठी का मत है कि भारत में मुस्लिम संप्रभुता का वास्तविक श्री गणेश इल्तुतमिश से ही प्रारंभ होता है। इल्तुतमिश के दरबार में प्रसिद्ध इतिहासकार मिन्हाज उस सिराज रहते थे, जिन्होंने तबकात ए नासरी नामक ग्रंथ की रचना की थी, जिससे आरंभिक कालीन इतिहास का ज्ञान भी होता है। इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों की चर्चा करेंगे। तो इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों में इल्तुतमिश की मृत्यु 30 अप्रैल 1236 ईस्वी के होने के बाद 1265 के मध्य तक का लगभग इतिहास संघर्ष और शासकों की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं का रहा। इन वर्षों में इल्तुतमिश के वंश के 5 शासक सिंहासन पर बैठाए गए और बाद में पदच्युत भी करके मार डाले गए। इल्तुतमिश को अपनी मृत्यु से पूर्व अपनी योग्य पुत्री रजिया सुल्तान को उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, परंतु उसकी मृत्यु के अगले दिन अमीरों ने उसके एक अत्यंत विलासी और अयोग्य पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह को सुल्तान बना दिया था। रुकनुद्दीन फिरोज शाह के शासनकाल में उसकी मां शाह तुर्कान, जो एक तुर्क दासी थी, का नियंत्रण होता था।
फिरोज की माँ एक क्रूर और अत्याचारी संरक्षिका थी। शाह तुर्कान ने इल्तुतमिश के परिवार के अन्य व्यक्तियों का दमन जो है वह प्रारंभ करवा दिया, जिससे असंतोष फैला और अनेक प्रकार के विद्रोह प्रारंभ हो गए। दिल्ली में सुल्तान की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर रजिया लाल वस्त्र पहनकर, जो कि न्याय की मांग का प्रतीक होता था, नमाज के अवसर पर जनता के सम्मुख उपस्थित हुई। उसे शाह तुर्कन के अत्याचारों एवं राज्य में फैली व्यवस्था का वर्णन किया तथा आश्वासन दिया कि शासक बनकर वह शांति एवं सुव्यवस्था स्थापित करूंगी। रजिया से तुर्क अमीर और अन्य व्यक्ति प्रभावित हुए थे। क्रुद्ध जनता ने राजमहल पर आक्रमण कर शाह तुर्कान को गिरफ्तार कर दिया एवं रजिया को सुल्तान घोषित कर दिया। फिरोज शाह जब विद्रोहियों से भयभीत होकर दिल्ली पहुंचा तब उसे भी कैद कर लिया गया और उसकी हत्या कर दी गई। नवंबर 1236 ईस्वी में रजिया जो है वह सुल्तान के पद पर प्रतिष्ठित हो गई। रजिया सुल्तान 1236 से, इसका कालक्रम 1236 से 1240 ईस्वी तक रहता है। रजिया दिल्ली की प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासिका थी। रजिया ने सैनिक वेशभूषा धारण की, पर्दा प्रथा छोड़कर पुरुष वेशभूषा जो कि कुबा और कुला, कोट और टोपी पहनकर दरबार में बैठती थी और हाथी पर चढ़कर जनता के बीच जाना शुरू कर दिया था। रजिया घोड़े पर सवार होकर युद्ध के मैदान में जाती थी। सिंहासन पर बैठते ही रजिया ने कूटनीति से काम लिया और अमीर वर्ग में फूट डाल दी थी। रजिया ने अबिसिनिया निवासी एक गुलाम मलिक जलालुद्दीन याकूत को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया और उसे अमीर ए आखुर अर्थात अश्वशाला का प्रधान के पद पर नियुक्त कर दिया। इससे अमीर वर्ग के अधिकारी नाराज हो गए थे। बठिंडा के सूबेदार अल्तुनिया ने विद्रोह कर याकूत की हत्या कर दी तथा रजिया को बंदी बना लिया। रजिया ने कूटनीतिक दृष्टिकोण से अल्तुनिया से शादी कर ली। इसी बीच इल्तुतमिश का एक पुत्र बहराम शाह ने सत्ता हथिया ली तथा बठिंडा से दिल्ली आते समय अल्तुनिया व रजिया को हराकर उनका वध 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को कर दिया। रजिया सुल्तान के मूल्यांकन में रजिया ने लगभग 3 वर्ष 6 माह तक शासन किया। वह अत्यंत सफल शासिका थी जिसने रुकनुद्दीन फिरोज शाह के समय की बिगड़ी स्थिति को संभाला था। रजिया ने स्त्री होकर भी स्त्री होने की दुर्बलता का परिचय नहीं दिया। वह योग्य, शिक्षित, दयालु, कर्तव्यपरायण, साहसी, कुशल सैनिक और योग्य सेनापति थी। वह कौशल युक्त और कूटनीतिज्ञ भी थी। ऐसा माना जाता है कि रजिया के पतन में उसका स्त्री होना उत्तरदायी था। मिनहाज उस सिराज लिखते हैं, भाग्य ने उसे पुरुष नहीं बनाया वरना उसके समस्त गुण उसके लिए लाभप्रद हो सकते थे। रजिया में वे सभी प्रशंसनीय गुण थे जो एक सुल्तान में होने चाहिए। और एलिफेंस्टन महोदय के अनुसार यदि रजिया स्त्री न होती तो उसका नाम भारत के महान शासकों में भी लिखा जा सकता था। मुइजुद्दीन बहराम शाह जो 1240 से 1242 ईस्वी तक शासक रहता है, अपनी शासन सत्ता को सुरक्षित करने के लिए तुर्क अधिकारियों ने एक नवीन पद नायब ए मुमलकत की स्थापना की जो संपूर्ण अधिकारों का स्वामी होगा। यह पद एक संरक्षण के समान था। सर्वप्रथम यह पद नायब जो रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाले एक नेता यतगीन को मिला था। इस प्रकार वास्तविक शक्ति व सत्ता के 3 दावेदार थे, सुल्तान, नायब और वजीर। उसके शासनकाल में 1241 में मंगोलों का आक्रमण हुआ। अलाउद्दीन मसूद शाह जो 1242 से 1246 तक शासन कर रहते हैं, इसके शासनकाल में समस्त शक्ति 40 दल सदस्यों के पास थी। सुल्तान नाम मात्र के लिए ही था। बलबन अमीर ए हाजिब के पद पर नियुक्त हुआ तथा वह धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ानी शुरू कर दी। नासिरुद्दीन महमूद जो 1246 से 1265
ईस्वी तक शासक रहे। यह मधुर एवं धार्मिक स्वभाव का व्यक्ति था तथा खाली समय में कुरान की नकल करना उसकी आदत थी। मिन्हाजुद्दीन सिराज ने अपनी तबकात नासिरी में उसे ही समर्पित की है। उसके शासनकाल में वह मुख्य काजी के पद पर था, जो बाद में श्रवण तीर्थ द्वारा उसी के शासनकाल में हटाया गया था। एकमात्र टोपी सीकर अपना गुजारा करने वाला सुल्तान भी नासिरुद्दीन महमूद ही था। नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में समस्त शक्ति बलबन के हाथों में थी। 1249 में बलबन को उलुग खां की उपाधि 1249 में उसने बलबन को उलुग खां की उपाधि प्रदान की और सेना पर पूर्ण नियंत्रण के साथ नायब मुमलकत का पद दिया। इसके शासनकाल में भारतीय मुसलमानों का एक अलग दल बन गया जो बलबन का विरोधी था। नेता इमादुद्दीन रेहान था। रेहान को धर्मच्युत धार्मिक परिवर्तित करके मुसलमान बनाया गया था। शक्ति का अपहरण करता षड्यंत्र आदि भी कहा गया। 1265 में नासिरुद्दीन महमूद की हत्या होने पर बलबन ने स्वयं को सुल्तान घोषित किया तथा उसका उत्तराधिकारी बना। गयासुद्दीन बलबन, जो 1266 से 1287 ईस्वी तक शासक बने रहते हैं, यह गुलाम वंश का नवा सुल्तान था जिसने 1286 से 1287 ईस्वी तक शासन किया। बलबन इल्तुतमिश का गुलाम माना जाता है। इसने अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन से कर दिया, जिसके कारण वह दिल्ली सल्तनत पर 1286 से 66 से शासन करने लगा। सिंहासनारूढ़ होने के बाद उसने सुल्तान गयासुद्दीन की उपाधि धारण की। इसके सुल्तान बनने पर दरबारी अमीरों ने जब विद्रोह किया तो बलबन ने उन्हें कुचल दिया। इसके बाद एक निष्पक्ष न्याय व्यवस्था की स्थापना की, जिसमें सभी के लिए भेदभाव रहित एक समान न्याय की व्यवस्था थी। बलबन के राजत्व के सिद्धांत राजत्व से तत्पर उन सिद्धांतों, नीतियों तथा कार्यों से हैं जिन्हें सुल्तान अपनी प्रभुसत्ता, अधिकार एवं शक्ति को स्पष्ट करने के लिए अपनाता था। के निजामी के अनुसार बलबन दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा सुल्तान था जिसने राजत्व के विषय में विचार स्पष्ट रूप से रखे, जो निम्न हैं। दैवीय सिद्धांत का समर्थन। बलबन ने राजा के दैवीय अधिकार का समर्थन किया। बलबन ने जिल्ले इलाही यानी ईश्वर की छाया की उपाधि धारण की। बलबन ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि सुल्तान की शक्ति का आधार जनता तथा अमीर नहीं है। शाही वंशज भी होने का उसने अपने आप को अफरासियाब के वंशजों से जोड़ा। उसने स्वयं को फिरदौसी के शाहनामे में वर्णित अफरासियाब के वंशज बताया तथा कुलीनता पर विशेष बल दिया। बलबन का प्रसिद्ध कथन था, जब मैं भी किसी निम्न कुल के व्यक्ति को देखता हूँ तो अत्यधिक क्रुद्ध होकर मेरा हाथ स्वयं तलवार पर चला जाता है। ईरानी आदर्श एवं परंपराओं का पालन करते हुए उसने अपने दरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा का भी प्रारंभ किया था। नौरोज उत्सव ही बलबन के दरबार से ही मनाया जाता था। सुल्तान बलबन ने दरबारी वैभव की स्थापना को समस्त कार्यों में महत्वपूर्ण समझा। उसने दरबार में ईरानी आदर्शों को स्थापित किया, जो सिजदा और पैबोस की प्रथा शुरू की। उसने ईरानी त्यौहार नौरोज को भी मनाना प्रारंभ किया। चालीसा दल का विघटन। बलबन ने निर्ममतापूर्वक चालीसा दल का पूर्ण रूप से दमन कर दिया। कि प्रश्न अगर आए कि इल्तुतमिश के द्वारा बनाए गए तुर्कान चलगानी दल का दमन किसने किया था, तो वो बलबन ने किया था। गुप्तचर विभाग का संगठन। बलबन की शासक व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए गुप्तचर विभाग का कार्य ही सर्वाधिक जिम्मेदार था। बलबन ने प्रत्येक सरकारी विभाग, प्रत्येक प्रांत तथा प्रत्येक जिले में गुप्तचर अधिकारियों की नियुक्ति की। गुप्तचरों की कार्य प्रणाली पर भी निगरानी रखी जाती थी। गुप्तचरों को अच्छे वेतन दिए जाते थे तथा उन्हें गवर्नर तथा सेना नायकों की अधीनता से मुक्त रखा जाता था। सेना का पुनर्गठन। बलबन ने सेना के गठन की ओर विशेष ध्यान दिया। उसने इमाद उल मुल्क को दीवान आरिज के पद पर नियुक्त किया।
सेना के प्रबंधन का पूरा भार उसी पर सौंपा गया। इमादुल मुल्क ने सैनिकों की भर्ती, वेतन तथा साज सज्जा की और विशेष रूप से ध्यान दिया। उसने सैनिकों को अनुशासित किया तथा सेना को शक्तिशाली बना दिया। बलबन ने इस बात को अच्छी तरह समझा कि सल्तनत की वास्तविक शक्ति सैनिकों में ही नहीं थी। उसके समय अयोग्य एवं निर्बल सैनिकों को सेवा से मुक्त कर दिया गया तथा युवाओं को ही सेना में भर्ती मिली थी। विद्रोहों का दमन। बलबन ने सर्वप्रथम विद्रोही मेवातियों के विरुद्ध प्रशिक्षित सेना भेजकर उनका कठोरतापूर्वक दमन किया। सन 1279 ईस्वी में बंगाल के तुगारिल खां ने विद्रोह खड़ा कर दिया और अपने नाम के सिक्के जारी किए। बलबन ने उसका दमन करने के लिए लगातार 2 बार सेनाएं भेजी, जिसमें सफलता मिली। इस असफलता के बाद तुगारिल के विरुद्ध अभियान में बलबन को 2 वर्ष लग गए, क्योंकि तुगारिल युद्ध करने से बच रहा था। तुगारिल इस उम्मीद में था कि बलबन थक कर दिल्ली लौट जाएगा, लेकिन कुछ बंजारों ने की सूचना पर बलबन की सेना ने तुगारिल को दबोच लिया और उसकी हत्या कर दी। न्याय व्यवस्था। बलबन की न्याय व्यवस्था कठोर तथा गैर पक्षपात पूर्ण थी। अपराधियों को वह बर्बरतापूर्वक दंड देता था। सुल्तान प्रमुख अपराधों से संबंधित मामलों का न्याय स्वयं करता था। उसकी शासन व्यवस्था का आधार रक्त एवं लौह की नीति थी, जिसके अंतर्गत विद्रोही व्यक्ति की हत्या कर उसकी स्त्री एवं बच्चों को दास बना लिया जाता। तो रक्त एवं लौह की नीति का प्रतिपादन किसने किया था? तो बलबन ने ही किया था। बलबन की मृत्यु 1280 ईस्वी में बलबन की मृत्यु हो गई। ऐसा माना जाता है कि शहजादा मोहम्मद बलबन का जो पुत्र था की मृत्यु बलबन के स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ा। बरनी के अनुसार बलबन की मृत्यु से दुखे मालिकों ने अपने वस्त्र फाड़ डाले और सुल्तान के सबको नंगे पांव कब्रिस्तान ले जाते समय अपने सिर पर धूल फेंके और 40 दिन का उपवास रखा। बलबन की मृत्यु के 3 वर्षों के अंदर ही बलबन द्वारा स्थापित व्यवस्थाएं और सुल्तान की पद प्रतिष्ठा नष्ट हो गई थी। 3 वर्षों के अंदर ही जो है वह सारी व्यवस्थाएं नष्ट हो गई थी। बलबन के उत्तराधिकारी में अपनी मृत्यु के पूर्व उसने शहजादा मोहम्मद उदासीनता के कारण अपनी मृत्यु के पूर्व उसने शहजादा मोहम्मद के पुत्र का खुसरो को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। बलबन की मृत्यु के बाद उसके विश्वस्तों ने ही उसके आदेश की अवहेलना करते हुए बुकरा खां के अल्पवयस्क विलासी पुत्र कैकूबाद को सुल्तान बना दिया। अंततः पक्षाघात से त्रस्त कैकूबाद को एक सामान्य तुर्क मालिक फिरोज खिलजी, बाद में सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने यमुना में फेंकवा दिया और 3 महीने तक उसके पुत्र शमसुद्दीन की उम्र का संरक्षण और जून 1290 में उसकी हत्या कर मालिक फिरोज खिलजी दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान बना। इस सत्ता परिवर्तन के साथ ही ममलुक या गुलाम वंश का अंत हो जाता है और दिल्ली सल्तनत पर सामान्य कुल के खिलजियों का शासन स्थापित हो जाता है। तो ये थे आज के वीडियो लेक्चर। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिएगा। धन्यवाद।